Hello everyone, welcome to PE Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट मैनेजमेंट की यूनिट जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में गिवन है और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी फुल यूनिट को पार्ट्स में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 1 करते हैं। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो है सिलेबस है जिसमें मार्केटिंग मिक्स, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन और ये सारा जो है सिलेबस गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग इज़ कंसर्न विद पीपल एंड द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मीन्स मार्केटिंग में हम क्या लेते हैं, जो पीपल और एक्टिविटीज़ जितनी भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बनाने से लेकर या उसको बनाने से पहले के आइडिया तक को लेकर और आफ्टर सेल सर्विसेज तक की सारी एक्टिविटीज़ किस में आती हैं? मार्केटिंग में आती हैं। पहले मार्केटिंग की डेफिनेशन सिर्फ कहाँ तक थी कि प्रोडक्ट को बनाने से लेकर आप प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचाते हो, वहाँ तक जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो किस में आती हैं? मार्केटिंग में आती हैं। चाहे उसमें फिर प्रोडक्शन करना हो, प्रमोशन करना हो, स्टोर करना हो उसको वेयर हाउसिंग में, या फिर उसको सेल करना हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती थी मार्केटिंग में। अब इसका जो एरिया है वो थोड़ा और वाइड हो गया है। इसमें प्रोडक्शन से पहले से लेकर के जितनी भी पहले की भी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया गया है और सेलिंग के बाद तक की एक्टिविटीज़ को लिया जाता है। सेलिंग के बाद की एक्टिविटीज़ मीन्स आफ्टर सेल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है, गारंटी एंड वारंटी, वो भी इसमें इंक्लूड होती है मार्केटिंग में। अब मार्केटिंग की अप्रोचेस कौन सी हैं? ये पुरानी वाली अप्रोचेस हैं, फंक्शनल अप्रोच, कमोडिटी अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच या मिडल मैन अप्रोच एंड मैनेजमेंट अप्रोच। जो पुराने वाली जो मार्केटिंग की अप्रोचेस थी वो किस पे जो मेन फोकस करती थी? फंक्शनल अप्रोच के अकॉर्डिंग वो ये मानती थी ये अप्रोच कि आपको सिर्फ मार्केटिंग के फंक्शंस पर फोकस करना है कि सारे फंक्शंस प्रॉपर टाइम पर और सही तरीके से हों। बाकी आपको कंज्यूमर की नीड से, सेटिस्फेक्शन से उस टाइम इतना लेना देना नहीं था, उसमें सिर्फ फंक्शंस पर फोकस किया जाता था। कमोडिटी अप्रोच कहती थी कि आपकी एक सिंगल कमोडिटी है, आपको सिर्फ कमोडिटी पर फोकस करना है। अब मिडिल मैन अप्रोच या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच दोनों एक ही बात है। वो ये एग्जामिन करती थी कि आपका जो मिडल मैन है, जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाता है, उनका क्या रोल है इसमें। एंड फोर्थ जो है मैनेजमेंट अप्रोच, जो सिर्फ मार्केटिंग के मैनेजमेंट पर ध्यान देती थी। अब मार्केटिंग सिस्टम में क्या इन्वॉल्व है? बिजनेस मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, कस्टमर मार्केटिंग टास्क, ये मार्केटिंग सिस्टम में इन्वॉल्व है। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछी गई थी एक बार मैचिंग में कि डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchange that satisfy individual and organizational ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप प्लानिंग से लेकर मीन्स प्रोडक्शन से पहले जो आप प्लान करते हो कि आपने कैसा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सी जो है आपकी टारगेट मार्केट होगी, कौन से कंज्यूमर को आपने सर्व करना है, उसके उस आइडिया से लेकर के और आफ्टर सेल सर्विसेज तक, मीन्स जो बीच में आती है, चाहे वो प्रोडक्शन है, प्राइसिंग है, प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, गुड्स या सर्विसेज की, वो सब किस में आता है? मार्केटिंग में आता है। सो ये मार्केटिंग की डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट है 5 अप्रोचेस हैं मार्केटिंग की। सबसे पहले कौन सी अप्रोच होती थी? बहुत पुराने टाइम में प्रोडक्शन अप्रोच। पहले प्रोड्यूसर क्या सोचते थे कि आपको क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान देना है। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, उस प्रोडक्ट को जितना हो सके कम से कम कॉस्ट पर बनाओ, और प्रोडक्ट तो अपने आप ही बिक जाना है, जितना आप प्रोड्यूस करोगे वो खुद बिक जाना है। वो प्रोडक्शन अप्रोच थी। और प्रोडक्ट अप्रोच जो है प्रोडक्शन अप्रोच के बाद आई, उसमें क्या मानना था? प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड द वर्ल्ड विल बीट अ पाथ टू योर डोर। मीन्स प्रोडक्शन अप्रोच में जो मैन्युफैक्चरर है वो इस बात पर फोकस करता था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है लेकिन लोअर प्राइस पर करना है। प्रोडक्ट वाली जो अप्रोच आई उसमें ये माना गया कि आपको एक प्रोडक्ट पर अच्छे से फोकस करना है, उसको बहुत अच्छा बनाना है, बाकी वो खुद बिक जाएगा। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो वो खुद बिक जाएगा। फिर उसके बाद मार्केटिंग अप्रोच आई। अब मार्केटिंग अप्रोच का मानना था प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट फिल्स अ कंज्यूमर नीड, प्राइस इट करेक्टली। मीन्स आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है
जो आपके कंज्यूमर्स की नीड को फुलफ़िल करता हो, जो कंज्यूमर की ज़रूरत को पूरा करे। मीन्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, कंज्यूमर की ज़रूरत को देख कर के प्रोडक्ट को बना रहे हो और रीज़नेबल प्राइस आप उसका चार्ज कर रहे हो। मीन्स जितना हो सके लोअर प्राइस पर भी बना रहे हो एंड मेक रेडीली अवेलेबल एंड प्रमोट इट प्रॉपरली एंड द मार्केटिंग सक्सेस विल फॉलो। आप जो है अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, अच्छी क्वालिटी का बना रहे हो, लोअर प्राइसेस पर बना रहे हो, हमेशा उस प्रोडक्ट को अवेलेबल रख रहे हो कंज्यूमर्स के लिए, यानी कि प्रोडक्शन में भी कोई कमी नहीं है, और उसको प्रॉपरली प्रमोट कर रहे हो खरीदने के लिए एक तरीके से। ये सब किस में आया? मार्केटिंग अप्रोच में। अब जो अप्रोच है मार्केटिंग की वो है सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच। अब इसका क्या मानना है? एक्सटेंड द मार्केटिंग अप्रोच टू कंज्यूमर्स एंड सोसाइटीज़ वेलबींग। आपको जो है क्या करना है, मार्केटिंग अप्रोच को और ज़्यादा एक्सटेंड करना है। आज के टाइम में कंज्यूमर को किंग माना जाता है मार्केट का। मीन्स उसकी वॉन्ट्स को, नीड्स को ध्यान में रख करके प्रोड्यूसर जो है अच्छे से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करता है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पर रहे? कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पर रहे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। सो ये 5 अप्रोचेज़ है, एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं कि कौन सी एक ऐसी अप्रोच है जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का होना चाहिए, या जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करता है। सो वो जो है प्रोडक्ट अप्रोच है। प्रोडक्शन में वो सोचता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, बिक तो अपने आप ही जाएगा। ये पुराने टाइम का था। अब मार्केटिंग अप्रोच क्या मानती है? आपको मार्केटिंग फंक्शन अच्छे से करनी है, प्रोडक्ट भी अच्छा बनाना है, प्राइस भी सही से रखनी है, ये मार्केटिंग अप्रोच मानती थी। सो नेक्स्ट क्या है? एग्री बिजनेस एंड द मार्केटिंग अप्रोच द ओल्ड वे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पुराने टाइम की जो अप्रोचेस कौन सी थी, वो थी फंक्शनल अप्रोच, जो सिर्फ क्या करती थी? मार्केटिंग फंक्शंस पर ध्यान देती थी, जैसे बाइंग, सेलिंग, असेंबलिंग, स्टोरिंग, जितना भी कुछ था सिर्फ इन मार्केटिंग फंक्शंस पर ध्यान देती थी। अब सेकेंड आई कमोडिटी अप्रोच। वो क्या मानती थी? सिंगल कमोडिटी फ्रॉम द फार्म टू द फोक। आप ये सोचते थे कि आपको अपनी कमोडिटी पर ही फोकस करना है, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए बस। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में ये एग्जामिन किया जाता था कि मिडिल मैन का रोल क्या है आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में। ये पुराने टाइम वाली थी। अभी जो है वो कंज्यूमर की नीड एंड सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रख करके काम करती हैं। अब नेक्स्ट अभी जो वाली मार्केटिंग अप्रोच है वो क्या मानती है, या फिर उनका क्या बेनिफिट है? गिव डायरेक्शन टू प्रोडक्शन। अब अगर आप सोसाइटल मार्केटिंग को यूज़ करते हो तो आप ये देखोगे कि सोसाइटी को किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या उसकी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करोगे। सो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर वांट्स। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं कि अभी जो मार्केटिंग अप्रोच चल रही है आप उसके अकॉर्डिंग ये देखते हो कि कंज्यूमर क्या चाहते हैं। नेक्स्ट इन्वॉल्व ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। आप इसमें सभी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर इसको इन्वॉल्व करते हो मार्केटिंग को। ये नई मार्केटिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग है। अब नेक्स्ट है मार्केटिंग फंक्शंस कौन से हैं? फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स लेन देन एक दूसरे के साथ। जैसे कि अगर कोई प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो प्राइस लेगा, कंसिडरेशन लेगा, तब आपको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। सो ये एक तरीके से क्या है? एक्सचेंज है। एक्सचेंज में क्या क्या आता है? बाइंग, खरीदना और बेचना। ये किस में आता है? एक्सचेंज में। बाइंग, असेंबलिंग एंड सेलिंग। अब पहले जैसे आप बाइंग मीन्स खरीद रहे हो, असेंबलिंग क्या होता है? उनको इकट्ठा करना। ऐसा नहीं है कि जब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया वो उसी टाइम पर सारा सेल हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें उसको वेयर हाउस में स्टोर भी करना पड़ता है, असेंबल भी करना पड़ता है। फंक्शंस ऑफ सप्लाई, फिजिकल सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ये हम सबको पता है कि जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं ऐसा नहीं है कि वो हमारे आसपास ही उनका मैन्युफैक्चर होती हैं वो गुड्स। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो दूर कहीं प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन उसकी जो डिलीवरी है वो हर जगह है, वो आपको हर जगह अवेलेबल है। तो वो कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। जो गुड्स होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई किया जाता है। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग कि अगर जो मैन्युफैक्चरर है उसने अगर गुड्स प्रोड्यूस की हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टाइम पर सारी बिकेंगी, उसके लिए उसको स्टोर भी करके रखना पड़ेगा। वेयर हाउसिंग जो गोडाउन वगैरह में उन गुड्स को रखना पड़ेगा। फैसिलिटेटिंग फंक्शन कौन से होते हैं? स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग। मीन्स अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई चिप्स का पैकेट ही है, तो अगर उसमें भी एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है या ग्रेडिंग की जाती है कि कोई भी जो आप
प्रोडक्ट को बनाने में कोई भी चीज़ अगर यूज़ करे, कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो तो कम या ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने एक में तो जो है चिप्स ज़्यादा डाले, एक में कम डाले, एक तरीके से स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। उस चीज़ को बनाने में जो भी आपने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं उनकी सेम क्वांटिटी हर पैकेट में रहेगी, वो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। अब आपको मार्केटिंग के लिए फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और पहले बनाओगे तभी वो सेल होगा। पैसा आपको बाद में मिलेगा सेल होने के बाद, लेकिन रिक्वायरमेंट आपको फाइनेंस की पहले होगी। अब मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हो, और अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो उसकी जो है मार्केट में डिमांड है या नहीं। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट सोच लिया जो कि अब मार्केट में चल ही नहीं रहा, या फिर कंज्यूमर उसको इतनी इंपॉर्टेंस देंगे ही नहीं, तो आप ऐसा जो है मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करोगे। सो मार्केट की इन्फॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। रिस्क बियरिंग भी होना चाहिए। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हो सकता है वो कंज्यूमर्स को बहुत अच्छा लगे, या फिर हो सकता है कि वो आते ही जो है मार्केट में एक तरीके से ड्रॉप हो जाए, कोई उसको ख़रीदे ही नहीं। तो रिस्क बियरिंग भी इसमें होती है। प्रमोशन में आ जाएगा सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट। आप जो भी करते हो अपने प्रोडक्ट को के बारे में अवेयर करने के लिए कंज्यूमर्स को, वो किस में आ जाता है, सब प्रमोशन में आ जाता है। अब नेक्स्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये किसने दिए थे? जेरोम मैकार्थी ने दिए थे। इसमें 4 P's में किन के नाम आते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 4 P's कौन से हैं? और 4 P's में 3 और P's जो आए हैं उनका क्या है? पीपल, फिजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल एविडेंस। ये जो है उसमें 3 और P's जो हैं ऐड किए गए हैं। लेकिन अगर 4 का पूछा जाता है तो वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन इसी जो है सीरीज़ में होते हैं। वो पहले प्रोडक्ट आता है, फिर प्राइस, फिर प्लेस, फिर प्रमोशन। और ये फादर कौन थे इनके? जेरोम मैकार्थी। अब एलिमेंट्स क्या है मार्केटिंग मिक्स के? Putting the right product or a combination thereof in the place at the right time and at the right place, means आपको एक राइट प्रोडक्ट, जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बनाया है या उनका कॉम्बिनेशन है, वो आपको सही जगह पर, सही टाइम पर और सही प्राइस पर सही कंज्यूमर तक पहुंचाना है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग मिक्स का। अब इसमें क्या क्या आता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यानी कि पहले तो आप प्रोडक्ट को बनाओगे, फिर उसका प्राइस सही से सेट करोगे, फिर प्लेस में क्या आ जाएगा कि आप उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है तो वहाँ पर उसको लेके जाओगे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। एंड प्रमोशन, लोगों को अवेयर कराओगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, पर्सनल सेलिंग करोगे, सेल्स प्रमोशन करोगे। इनके थ्रू आप प्रमोट करोगे अपने प्रोडक्ट को। अब 7 P's में क्या आता है? यूज्ड इन सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। पहले 4 तो है ही, बाद में 3 को और ऐड किया गया था। ये भी जेरोम मैकार्थी ने दिए थे। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ये भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था कि बाकी के जो 3 हैं वो कौन से हैं, और इनको इसी तरीके से याद रखना है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। अब नेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस। अब आप अगर कोई मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हो तो उसके लिए पहले से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना किसी प्लानिंग के अगर कोई काम करोगे तो हो सकता है कि वो प्रॉपर वे में ना हो, जितना बेनिफिट आपको प्लानिंग करके करने के बाद होता। सो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, स्कैनिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, कि आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसा है। आप जिस प्रोडक्ट को बनाने के बारे में सोच रहे हो उसके बारे में कंज्यूमर्स की सोच क्या है। इंटरनल स्कैनिंग करेंगे। इंटरनल स्कैनिंग मीन्स आपके पास कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या आपके पास उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स क्या हैं आपके। एक तरीके से स्वॉट एनालिसिस हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी के लिए करेंगे। नेक्स्ट है सेटिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है क्या। आप जो है कौन सी मार्केट को सर्व करोगे, टारगेट मार्केटिंग करोगे, या फिर आपके कौन से कंज्यूमर होंगे जिनको आप सर्व करोगे। ये सब जो है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपको सेट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब आप सोचोगे कि आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी
स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आपने कब कौन से स्टेप लेने हैं, ये एक तरीके से पूरा रोड मैप आप रेडी करोगे। फिर है डेवलपिंग फंक्शनल प्लान्स। अब डेवलपिंग आप कौन से फंक्शन को किस तरीके से करोगे उसके लिए एक प्लान बना लोगे। और मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस भी एग्जाम में पूछी गई है, हो सकता है इसमें एक दो स्टेप और ऐड कर दे। आपको अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग उनको देखना होगा कि पहले कौन सा आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा। सो ये पक्का प्रोसेस वाले जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान। अब कंपनी की पोजीशन कैसी है, आपकी गोल और स्ट्रेटजी क्या है, आपकी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, टारगेट मार्केट को डिफाइन करोगे, मार्केटिंग बजट को डिफाइन करोगे। कंपनी पोजीशनिंग में क्या आ जाएगा, अब आपके पास फाइनेंस क्या है, रिसोर्सेज कितने हैं, इन सभी चीज़ों को देखोगे। आप कितने एबल हो उस चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आपके गोल क्या है, मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है आपकी, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके पास। मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो जिसके अभी ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है लेकिन वो मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप जो है इस तरीके के मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट लेकर आते हो तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि वो सक्सेस हो जाए। अब नेक्स्ट है टारगेट मार्केट डिफाइन। अब टारगेट मार्केट कौन सी होगी कि आप एक तरीके से ये सेट कर लो कि आपने कौन सी मार्केट को सर्व करना है। मीन्स अगर जो ये भी हो कि आपने कितनी एज तक के पर्सनस को सर्व करना है, आपका बेबी प्रोडक्ट है या फिर मेल के लिए कोई प्रोडक्ट है, फीमेल के लिए है या सभी के लिए है, ये चीज़ आपको डिफाइन करनी होगी। एंड फिर है मार्केटिंग बजट। आपको अपना बजट भी देखना होगा कि फाइनेंस के लिए आप कितना अफोर्ड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ताकि अपनी स्ट्रेटजी बना पाओ। अब नेक्स्ट आता है मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग चैनल्स की इंपॉर्टेंस क्या है और मार्केटिंग चैनल्स है क्या। अ मीन्स ऑफ रीचिंग कस्टमर्स विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मीन्स एक ऐसा जरिया जिसके एक ऐसा मीडिया जिसके ज़रिए आप कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हो, अपनी सर्विसेज को पहुंचाते हो, वो क्या कहलाता है, मार्केटिंग चैनल। दिस इंक्लूड्स बोथ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग टू कस्टमर एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू देम। इसमें दोनों ही चीज़ें आती है, चाहे वो बेचना हो या डिलीवर करना हो या फिर आपको अपनी सर्विसेज उनको देनी हो, वो दोनों ही चीज़ें इसमें आती हैं, मार्केटिंग चैनल के थ्रू पहुंचाई जाती है। द सेट ऑफ पीपल, एक्टिविटीज़ एंड द इंटरमीडिएरी ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। मीन्स जो पीपल, जो मिडल मैन होते हैं उनका सेट ऑफ पीपल, एक्टिविटीज़, इंटरमीडियरी जो भी होते हैं, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एजेंट होते हैं या फिर होल सेलर, रिटेलर, वो जितने भी पीपल जो बीच में आते हैं, मिडल मैन जो आते हैं, वो क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से लेकर के प्रोडक्शन प्लेस से लेकर के कहाँ तक पहुँचाते हैं, कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। वो किस में आते हैं, मार्केटिंग चैनल में आते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, जैसे 3-4 ऑप्शन दे करके कि कौन सा एक जो है मार्केटिंग चैनल में नहीं आता। तो मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी क्या है, अमेज़ोन वगैरह या जो भी साइट्स उनके थ्रू ऐसे होता है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जो है कंज्यूमर तक आ जाता है। पहले या तो ऐसे होता है कि आप अपने आसपास से अगर ख़रीदते हो, अपने आसपास की शॉप से ख़रीदते हो तो उसका चैनल सबसे बड़ा होता है। पहले मैन्युफैक्चरर से हो सकता है एजेंट ख़रीद रहा हो, एजेंट से फिर होल सेलर ख़रीद रहा हो, होल सेलर से फिर रिटेलर ख़रीदता है और रिटेलर से हम जैसे कंज्यूमर ख़रीद रहे हैं, ये एक बड़ा चैनल हो जाता है। और सबसे छोटा क्या है, मैन्युफैक्चरर सीधा कंज्यूमर को बेच रहा है। और सेकेंड क्या है, मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेच रहा है। मीन्स जो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो ख़रीदते हैं माल को और फिर छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचते हैं। मीन्स जो गांव में सिटी में जो छोटी शॉप होती किराने वाली, वो जो कंज्यूमर को बेचते हैं वो रिटेलर होते हैं। मैन्युफैक्चरर टू होल सेलर टू कंज्यूमर। अब ये कैसा है, प्रोड्यूसर से होल सेलर ने ख़रीद लिया, जो ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेता है माल को और फिर कंज्यूमर को बेचता है या फिर रिटेलर को बेचता है, ये भी एक चैनल बनता है। और सबसे बड़े वाला कौन सा बनता है, मैन्युफैक्चरर बेच रहा है एजेंट को, एजेंट से होल सेलर ले लेता है और होल सेलर से रिटेलर ख़रीदता है और फिर रिटेलर हमें बेचता है कंज्यूमर्स को। ये मार्केटिंग चैनल्स हैं। अब इस चैनल की इम्पोर्टेंस क्या है,
सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, क्योंकि देखिए जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोडक्ट बनाता है, उसको मार्केट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती कि कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स क्या हैं। वो प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई अलग तरीके का प्रोडक्ट चाहते हैं, वो किसको पता चलेगा? वो पता चलेगा जो कंज्यूमर को डील कर रहे हैं, जो जो अपने प्रोडक्ट जो है ख़रीद रहे हैं उनसे। सो कौन ख़रीदता है? रिटेलर से ख़रीदते हैं या होल सेलर से खरीदते हैं, एजेंट से खरीदते हैं। तो वो जो है मैन्युफैक्चरर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है, या वो इस प्रोडक्ट को इतना लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। अब नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस, प्रमोशन, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, मैचिंग द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। अब इससे प्राइस स्टेबल बने रहते हैं, या प्रमोशन का काम भी देखो कौन करता है? ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं कि सिर्फ गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद होल सेलर क्या करता है? अपने ब्रांड नेम से उसको सेल करता है, या फिर क्या करता है, जो एक तरीके से प्रमोशन का काम होता है, फिर सजावट का, ताकि कस्टमर उसके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, उसको ख़रीदे। उसके लिए ज़्यादा खर्चा फिर कौन करता है? होल सेलर करता है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी एक तरीके से फिक्स हो जाती है, क्योंकि देखिए जब अगर गुड्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं, अगर मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल नहीं कर रहा है, तो वो पहले किसको करता है? होल सेलर को। होल सेलर उसको बेचने से पहले कई बार एडवांस दे देता है, और मैन्युफैक्चरर ताकि आगे प्रोड्यूस कर पाए, डिमांड और सप्लाई को एक तरीके से वो मैच करते हैं कि मार्केट में कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चरर को बताते हैं। मैन्युफैक्चरर फिर उतना ही प्रोड्यूस करते हैं, तो डिमांड और सप्लाई एक तरीके से मैच होती रहती है। किसकी वजह से? मार्केटिंग चैनल्स की वजह से। अब नेक्स्ट है मॉडर्न मार्केटिंग चैनल्स में क्या क्या आता है, नाम एक बार ज़रूर रीड करने हैं, या फिर इनको डिटेल में भी पूछा जाता है। कंपनी की वेबसाइट, कंपनी जो अपनी खुद की वेबसाइट बना लेती है, उसमें अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल देती है, और कैसी फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसा यूज़ है, कैसे इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, एवरीथिंग वो अपना डिफ़ाइन कर देती है अपनी वेबसाइट पर, ताकि जो कंज्यूमर है उसको सेटिस्फेक्शन रहे। अगर उसकी कोई कंप्लेन भी होती है तो वो वेबसाइट पर जा कर के बोल सकती है, बता सकते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन सब के नाम हमने सुने हैं, और ये मॉडर्न मार्केटिंग में आते हैं। ऐसा भी पूछा गया था एग्जाम में, कौन से कन्वेंशनल हैं, मीन्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स हैं जो पुराने टाइम में चलते थे। अब सोशल मीडिया के थ्रू या फिर इंटरनेट के आने के बाद जो मार्केटिंग चैनल्स हैं वो मॉडर्न मार्केटिंग चैनल्स में आते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, पीपीसी है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग मीन्स किसी को आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, आपने उसको नहीं बोला कि आप उसके प्रोडक्ट की या सर्विस की जो है मार्केटिंग करो, लेकिन आप अपनी मर्जी से, आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा इसलिए सिर्फ अपने आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, दूसरों को बता रहे हो कि मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, बहुत अच्छा है, तुम भी खरीदो। तो ये किस में आ जाता है? वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग में। फ्रेंचाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रिटेल पार्टनर, वैल्यू एडिड रिटेलर, ये सब किस में आता है? मॉडर्न मार्केटिंग चैनल्स में आता है। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें कंज्यूमर गुड्स में आते हैं कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स। इनमें एक तरीके से कंफ्यूज करके पूछ लिया जाता है कि कन्वीनियंस गुड्स कौन सी होती हैं, इनकी आगे डेफिनेशन गिवन होती है, या इनके बारे में मीनिंग गिवन होता है कि ये वाली गुड्स होती है, या एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है। तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए कन्वीनियंस गुड्स क्या हैं। कन्वीनियंस गुड्स मीन्स जो कन्वीनियंट है आपके लिए ख़रीदना, जिनके लिए आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करते हो कि आप कहीं दूर जाओ, दूर से उस चीज़ को लेकर आओ, जैसे ब्रेड है, मिल्क है, या आपको बहुत जो छोटी मोटी चीज़ें, साल्ट है, शुगर है, ये सारी चीज़ें आप अपनी पास वाली रिटेलर शॉप से भी ले लोगे। ऐसा नहीं है, इसके लिए आप कहीं दूर चलकर जाओगे और वहाँ से उसकी शॉपिंग करोगे। इसके लिए क्या होता है, कन्वीनियंस गुड को हम कहीं से भी अपने आसपास से ही खरीद लेते हैं, वो इसमें आती हैं। जो इसमें ज़्यादातर वो गुड्स होती हैं जो नॉन ड्यूरेबल होती हैं, मीन्स जो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती हैं, और जहाँ से भी आप खरीदो सेम प्राइस होता है, और सेम आपकी नीड को सेटिस्फाई करती हैं। नेक्स्ट है शॉपिंग गुड्स। अब शॉपिंग गुड्स में आप थोड़ा सोचते हो, जैसे एक तरीके से कपड़े हो गए, या फिर कोई फर्नीचर का सामान हो गया, वो अगर आप
अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ख़रीदना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट लगाओगे, कहीं दूर वाली मार्केट में चल के जाओगे, ये सोचोगे कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिलता है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लोगे। फिर स्पेशलिटी गुड्स, इसमें बहुत एक तरीके से लग्जरी आइटम्स आ जाते हैं जिसमें कुछ अच्छी आप हाई स्टैंडर्ड का चाहते हो, आप हाई क्वालिटी का चाहते हो, वो स्पेशलिटी गुड्स में आ जाती हैं। अब नेक्स्ट इंडस्ट्रियल गुड्स में कौन सी आती हैं, जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपका हेल्प करती हैं, वो वाली गुड्स आती हैं जो मैन्युफैक्चरर के काम की होती हैं। जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो कंजम्पशन वाली होती हैं, वो हम कंज्यूमर्स के लिए होती हैं। जो इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर के काम की होती हैं, रॉ मटेरियल की फॉर्म में होती हैं, उसकी ज़रूरत उनको होती है। इसमें प्रोडक्शन मटेरियल, सप्लाईज और मैनेजमेंट मटेरियल इन्वॉल्व होता है। अब इनके एग्जांपल पता होना चाहिए, एक तरीके से क्लियर होना चाहिए माइंड में कि कौन सी गुड्स कौन सी शॉपिंग गुड्स होती है, कौन सी कन्वीनियंस गुड्स होती हैं और कौन सी अनशाउट गुड्स होती हैं। सो शॉपिंग गुड्स जो हैं नॉट एज फ्रीक्वेंटली एज कन्वीनियंस प्रोडक्ट, जो ये एक तरीके से कन्वीनियंस प्रोडक्ट की तरीके से तो नहीं होती है। कन्वीनियंस प्रोडक्ट को तो आप कहीं से भी खरीद लोगे, अपने आसपास की किराने की भी कोई शॉप होगी उससे खरीद लोगे, कहीं दूर जाने के लिए एफर्ट नहीं करोगे। ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट से। कंज्यूमर डज रिसर्च बिफोर परचेज, जैसे कि आप कोई मोबाइल परचेज़ कर रहे हो तो उसके लिए पहले थोड़ा रिसर्च करोगे कि कौन सा जो है मार्केट में नया आया है, प्राइस किसका ज़्यादा मतलब आपको सही से शूट कर रहा है, कि फ़ोन भी अच्छा हो, प्राइस भी ठीक हो और उसमें फ़ीचर्स भी बहुत अच्छे हों। तो इसके लिए इन जिन चीज़ों के लिए हम थोड़ा रिसर्च करते हैं वो हमारी शॉपिंग गुड्स में आ जाती हैं। अब नेक्स्ट है स्पेशलिटी गुड्स। ये कैसी होती हैं, जैसे कि इसमें यूनिक फीचर्स होते हैं, आप बिल्कुल एक तरीके से इनके लिए लग्जरी होती हैं, बहुत सोच समझ कर इनको खरीदते हो। कंज्यूमर इज़ प्रिपेयर टू पे अ प्रीमियम प्राइस। जैसे कि आपको कोई कार लेनी है, महंगे वाली गाड़ी लेनी है, अब इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो कोई किराने की शॉप से मिलेगी या ऐसे ही ले लोगे। उसके लिए हम दूर जाकर भी अगर हमें एफर्ट करना पड़े तो वो करते हैं, ये स्पेशलिटी गुड्स में आती हैं। अब अनशाउट गुड्स कौन सी होती हैं, इसमें कन्फ्यूज़न रहती है और ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अनशाउट गुड्स, अब दोज गुड्स दैट कंज्यूमर डू नॉट नो और डज नॉट थिंक ऑफ बाइंग, मीन्स जिन चीज़ों को खरीदने के बारे में कंज्यूमर कभी सोचता ही नहीं है खुद से, वो किस में आती हैं, अनशाउट गुड्स। मतलब आप चाहते ही नहीं हो, कभी सोचते भी नहीं हो कि आपको ये गुड्स खरीदनी है। जैसे LIC वाले अगर अपनी पॉलिसी बेचते हैं तो वो जैसे ये बोलते कल को आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का क्या होगा, वो एक तरीके से आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे होते हैं अपनी गुड्स या सर्विसेज को बेचने के लिए। वो आपको पुश करते हैं कि आओ और आप जो है उनकी सर्विस लो, उनकी प्रोडक्ट को परचेज करो। वो वाली चीज़ें किस में आती हैं, अनशाउट गुड्स के बारे में। अब कोई भी इंसान ये नहीं सोचता है कि मैं मतलब मरने के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है ना, तो ये चीज़ किस में आती है, अनशाउट गुड्स में। जो सोचते ही नहीं है हम खरीदने के बारे में, लेकिन पुश किया जाता है कंज्यूमर्स को कि आप जो है इस चीज़ को खरीदो, ये आपको लेनी चाहिए, ये सर्विस आपको लेनी चाहिए। अब LIC वाले बार बार टीवी में ऐड आती है, वो जानबूझकर अब ये बोलते कल को आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए आप हमारी LIC पॉलिसी लो, आपकी फैमिली सेफ हो जाएगी। तो इस तरीके की जो गुड्स होती है जो आप खुद से नहीं खरीदना चाहते, आपको पुश किया जाता है खरीदने के लिए, वो किस में आती हैं, अनशाउट गुड्स में आती हैं। अब ड्यूरेबिलिटी और टेंजिबिलिटी की बेस पर कौन सी गुड्स होती हैं, एक तो होती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इन तरीके की गुड्स को भी आप क्या बोल सकते हो, कन्वीनियंस गुड्स। अब जैसे कि आपको शुगर लेना है, साल्ट लेना है, ब्रेड लेना है, मिल्क लेना है, ये आप ऐसा नहीं है दूर जाके लोगे, अपने पास की किसी भी शॉप से ख़रीद लोगे। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स में जो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेंगी, मीन्स आपने आज ख़रीदी हैं, जैसे फ्रेश अगर वेजिटेबल्स हैं आपने आज ख़रीदी हैं तो वो 2-4 दिन भी नहीं चलेंगी, वो ख़राब हो जाएंगी उसके बाद। तो ऐसी जो गुड्स होती हैं वो जो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती, वो किस में आती है, नॉन ड्यूरेबल में आती है। और जो लॉन्ग टाइम तक रहती हैं वो किस में आती है, ड्यूरेबल गुड्स में। अब नॉन ड्यूरेबल में आती हैं टेंजिबल गुड्स, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। कंज्यूम्ड इन वन और फ्यू यूजेस, या तो उनका एक ही यूज़ होता है या उनके कुछ यूजेस होती हैं, ऐसा नहीं है बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। परचेज फ्रीक्वेंटली, आप इनको किसी भी टाइम जो है एक तरीके से परचेज़ कर लेते हो, ज़्यादा सोचते नहीं हो कि दूर से लेकर के आओगे। स्ट्रेटजी क्या रहती है इसके लिए, अवेलेबिलिटी लो प्राइस की होती हैं, हैविली एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है इसके लिए। अब देखिए शैम्पू की, साबुन की, इन सभी की, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक है, इन सभी की कितनी एड्स आती है, इनके लिए हैविली एडवर्टीजमेंट इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ये लोगों के डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं और लोगों को बार बार रिमाइंड करवाया जाता है कंज्यूमर्स को कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसको खरीदो एक तरीके से। ये होती हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स में कौन सी आती हैं,
इंटेंजिबल गुड्स दैट सर्वाइव मैनी यूजेस। ऐसा है कि इनके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। रिक्वायर मोर पर्सनल सेलिंग एंड सर्विस। अब इनके लिए आपको ज़्यादा पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत क्यों है? पर्सनल सेलिंग मीन्स आप घर घर जाके एक तरीके से बोल रहे हो या फिर ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो इसके ज़रिए कि आप कंज्यूमर को ऐसा फील करवा रहे हो कि आप उनके जो कंज्यूमर है उनके लिए बहुत स्पेशल है। आप उनके साथ ही जो है एक तरीके से अच्छा वेल बिहेव करते हो, बिल्कुल पर्सनली जा करके उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। हायर मार्जिन एंड रिक्वायर सेलर गारंटी। इसमें क्या होता है, एक तो हायर मार्जिन होता है क्योंकि जो लग्जरी आइटम्स में आते हैं एक तरीके से थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, एंड रिक्वायर सेलर गारंटी, इसमें आप गारंटी भी प्रोवाइड करते हो। ये आते हैं ड्यूरेबल गुड्स में जो लंबे टाइम तक चलेंगी, जैसे एलईडी है, फ्रिज है या फिर बेड है आपका। ऐसी जो चीज़ें जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेंगी, आपकी चलेंगी, वो किस में आती हैं? ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं। अगर हम इसमें फूड की बात करते हैं तो उसमें जैसे गेहूं है, चावल है, ये आपके ज़्यादा लंबे टाइम तक चल जाते हैं बजाय किसके? बटर के या फिर मिल्क के या फिर ब्रेड के। ये चीज़ें कम टाइम तक चलती हैं। अब नेक्स्ट है सर्विसेज। सर्विसेज में क्या आता है? जो इनटेंजिबल होती हैं, जिनको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, लेकिन कंज्यूम करते हो। मीन्स जैसे कि अगर डॉक्टरी मेडिकल फैसिलिटी है, आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर अगर आपको ठीक करता है तो सिर्फ आप उसको फील कर पा रहे हो, उसको कंज्यूम कर पा रहे हो सर्विस को। अब आप किसी होटल में जाते हो तो वहाँ की सर्विसेज ऐसा नहीं है आप उनको खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, रिलैक्स करने जाते हो, तो अगर आपको होटल में जाके अच्छा खाना मिल रहा है, वहाँ पर आप रिलैक्स कर पा रहे हो, तो वो एक तरीके से आप सिर्फ कंज्यूम कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। वो किस में आता है? सर्विस में आता है। रिक्वायर मोर क्वालिटी कंट्रोल एंड क्रेडिबिलिटी। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी होनी चाहिए सर्विस में, ऐसा हम मानते हैं। अगर आप इवन किसी बैंक में ही जाते हो, वहाँ के जो अगर वहाँ के मैनेजर्स या कोई वहाँ के पर्सन आपसे अच्छे से वेल बिहेव नहीं करते हैं, तो आप क्या सोचोगे कि उस बैंक की सर्विस ही अच्छी नहीं है। और एक जगह आप दूसरे बैंक में जाते हो, वो बहुत अच्छे से आपको डील कर रही हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ, तो वो जो है बार बार उस बैंक में जाना पसंद करेंगे कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा है और वहाँ के जो बैंक में बैठते वो भी बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। तो आप सर्विस को ज़्यादा मैटर करते हो। तो सेम ऐसा ही है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट कर रही हैं, आप पेशेंट से बहुत अच्छे से डॉक्टर्स बात करते हैं, अच्छे से डील करते हैं, तो हमें उस हॉस्पिटल की फैसिलिटी अच्छी लगेगी, उसकी सर्विस अच्छी लगेगी, बजाय ऐसे हॉस्पिटल के जिसमें पेशेंट को एक तरीके से अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया जाता। तो जो सर्विस होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए और क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट भी होना चाहिए। अब मेडिकल फैसिलिटी तो है ही ऐसी चीज़ कि उसके लिए हमें ट्रस्ट होना चाहिए डॉक्टर पर कि ये अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको अच्छी सर्विस देंगे। अगर डॉक्टर अच्छा नहीं होगा, आपको पहले से ही डाउट होगा कि कहीं मैं इसे इलाज करवाऊँ और मुझे कुछ और ना हो जाए क्योंकि डॉक्टर अच्छा नहीं है, तो ऐसे बंदे से कोई अपना इलाज नहीं करवाएगा। तो सर्विस में क्वालिटी बहुत मैटर करती है, ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। सो आज के पार्ट 1 में इतना ही। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट जो है पार्ट 2 में करेंगे।